जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर बात शीर्षक पाठ, जिसके लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रताप नारायण मिश्र जी। और इस पाठ के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी गद्यांश दिए गए हैं और जितने भी गद्यांश आधारित प्रश्न हैं, सभी गद्यांश आधारित प्रश्नों का हल मैं आपको इस नोट्स के जरिए बताऊंगा। कैसे आपको परीक्षा में गद्यांश आधारित प्रश्नों को हल करना है, आप इस नोट्स के जरिए समझ पाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आज के इस वीडियो में आपका जो पहला पाठ है बात शीर्षक पाठ, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए यहाँ पर गद्यांश है पहला, जो कि इस प्रकार से है। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। अब ये है गद्यांश। अब इस गद्यांश पर आधारित है पहला प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आपको परीक्षा में? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी गद्यांश आप हल करेंगे उसके शुरुआत के शब्द, जैसे कि यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या है, यदि हम वैद्य, फिर इस तरह से डैश डैश कर देना है आपको। लास्ट के शब्द हैं करती रहती हैं। इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। यहाँ लेखक बात की महत्ता बताते हुए कहता है कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है वह उसी प्रकार की बात करता है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है? यहाँ से है गद्यांश में रेखांकित अंश। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं। ये है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या लिखना कैसे है? तो इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या हो जाएगी व्याख्या? प्रताप नारायण मिश्र जी इस तथ्य को अवगत कराते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार का कार्य करेगा, यानी जो जिस प्रकार का कार्य करेगा वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। फिर वह उसी से संबंधित बात भी करेगा। जैसे कोई डॉक्टर का कार्य करता है तो वह डॉक्टरों वाली बात करेगा। उदाहरण स्वरूप यदि हम वैद्यराज को लें तो अपने स्वभावानुसार एवं कार्य के अनुसार किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात करेगा। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा तो वह अपने स्वभावानुसार किसी देश की जलवायु अथवा प्राकृतिक विषयों पर बात करेगा। परंतु लेखक कहता है कि दोनों विषयों में बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है।
हम लोग उसी विषय पर बात लिखते अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती हैं। अर्थात हमारे हृदय की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती हैं। हमारे मन की जो स्थिति है, जो भावनाएं हमारे हृदय में प्रतिपल उठती हैं, उसे यदि हम मुख से वाणी के माध्यम से दूसरों को अवगत कराएं तो वह बात कहलाती है। यानी हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो हमारे हृदय में प्रतिपल उठती रहती हैं, उसे यदि हम अपने मुख से दूसरों को अवगत कराएं, किसके माध्यम से? वाणी के माध्यम से, तो उसे ही क्या कहते हैं? बात कहते हैं। तो ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। अब चलिए गद्यांश का अगला प्रश्न है, हम अपने हृदयस्थ भावों को अभिव्यक्त किसके माध्यम से करते हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान दें, इसी गद्यांश में लिखा हुआ है कि जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। यानी हम तो केवल उसी बात के ऊपर, यानी हम किसके द्वारा अपने हृदयस्थ भावों को प्रकट करते हैं? बात के माध्यम से। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर गद्यांश का, भूगोल वेत्ता किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर गद्यांश में लिखा हुआ है कि भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। तो लिखने की भाषा में कैसे लिखना है इस प्रश्न का उत्तर कि भूगोल वेत्ता किसी देश के जलवात का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं? तो यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, यही उत्तर है इसका। तो वैद्य जो हैं कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं। आपने देखा बिल्कुल आसान है, गद्यांश में ही सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है गद्यांश, फिर उसके प्रश्नों के उत्तरों को यानी प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए अगला गद्यांश यानी दूसरा गद्यांश जो कि इस प्रकार से है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। जिस प्रकार से ईश्वर के अनेक रूप हैं, उसी प्रकार से बात के भी अनेक रूप हैं। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। तो ये गद्यांश है और मेरे प्यारे बच्चों इस गद्यांश का पहला प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है बात और लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख दीजिएगा और इसके बाद इस तरह से डैश डैश करके लास्ट के शब्द लिख देना है। संदर्भ लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, अभी भी यहाँ पर एक बार आप और देख लीजिए। प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा रचित बात शीर्षक पाठ का संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यहीं तक आप संदर्भ लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। चलिए यहाँ पर गद्यांश का अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश है क्या इस गद्यांश में? जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही।
अब इसके बाद यहाँ से है, यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांत इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। अब ये है रेखांकित अंश। अब इसकी जो है व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग आप डाल देंगे और कैसे लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इन पंक्तियों में लेखक बात की महत्ता दिखाते हुए कहता है कि बात का प्रभाव मनुष्य तक ही सीमित नहीं, परमेश्वर तक इसके प्रभाव से बच नहीं पाए। परंतु यदि बुद्धि से विचार कर देखा जाए तो हम पाएंगे कि जैसे भगवान के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार बात के भी अनेक रूप होते हैं। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, कड़वी, भली, बुरी, सुहाती और बात आदि कैसी भी हो, ये सब बात के ही रूप हैं। चलिए गद्यांश का अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, गात माँ ही बात करामात है का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को? गात माँ ही बात करामात है का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, कौन सी बात चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग कि नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काल आदि की बातें चित्त, मन और बुद्धि को क्या करते हैं? अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का अभिप्राय बात का स्वरूपगत विभिन्नता को दर्शाना है। तो चलिए इस तरह से आपने देखा गद्यांश खा यानी दूसरा जो गद्यांश है इसको भी सॉल्व कर लिया और इसकी भी नोट्स आपने देख ली। चलिए अगला गद्यांश है, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि यानी अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। शुक्र आदि सुकसार कादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है? हाँ, बात की बात यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी बक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, पहला है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? बात है और लेखक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। चलिए अगला प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आप देख लो यहाँ से है, फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है? हाँ, बात की बात यहाँ पर ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है।
ये है रेखांकित अंश। अब इसका जो है इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देंगे, सच पूछिए तो, और लास्ट के शब्द क्या है, मान रखी है। संदर्भ यदि लिखना है आपको तो संदर्भ पहले की तरह होगा। और यहाँ पर पूछा गया है पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है बात और लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी। अब रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी, लेखक बात की महत्ता का वर्णन करते हुए कहता है कि यदि यह कहा जाए कि भगवान तो निराकार होने के कारण संभाषण यानी उपदेश कर ही नहीं सकते, तो वह मनुष्य से भी निम्न श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो संभाषण करने में समर्थ है। अतः बात सदुपदेश ही भगवान को मनुष्य से श्रेष्ठ बनाती है। इसीलिए शायद सभी धर्मावलंबी भगवान का संबंध भाषण शक्ति से अवश्य जोड़ते हैं, चाहे वह उसके निराकार रूप के समर्थक हों अथवा साकार रूप के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है गद्यांश का, निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है इसका उत्तर, हिंदू समाज में वेदों को ईश्वर का वचन कहा जाता है, साथ ही ईश्वर को निराकार कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव जाति समस्त जीवधारियों में क्यों शिरोमणि है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बात का प्रभाव के कारण मानव जाति जीवधारियों में शिरोमणि है, क्योंकि मनुष्य ही अपने हृदय के भाव को दूसरे मनुष्य के समक्ष बात के माध्यम से यानी वाणी के माध्यम से पहुंचा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी का क्या अभिप्राय है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी का अभिप्राय प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से स्थित स्पष्ट हो जाना है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला गद्यांश है इस पाठ का, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं, प्रीति बैर सुख दुख श्रद्धा घृणा उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपंथ गामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इस तरह से गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिखेंगे। क्या हैं शुरुआत के शब्द, बात के काम भी, और इस तरह से डैश डैश कर देंगे। लास्ट के शब्द हैं बन जाते हैं। अब इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। चलिए अगला प्रश्न है गद्यांश का। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, रेखांकित अंश है क्या, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति बैर सुख दुख श्रद्धा घृणा और उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। इसके बाद यहाँ से है रेखांकित अंश, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, बात ही से पराये अपने और
अपने पराये हो जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग डाल देंगे आप लोग। और कैसे लिखना है आप सभी को, लेखक बात के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि बात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता अथवा बढ़ता है। निश्चय ही हमारे बात करने के ढंग से हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। बात के प्रभावशाली होने पर कवि अथवा चारण राजाओं से पुरस्कार में हाथी तक प्राप्त कर लेते थे, किंतु कटु बात कहने से राजाओं द्वारा लोग हाथी के पांव के नीचे कुचल भी दिए जाते थे। यह बात भी सिद्ध है कि बात अर्थात वायु प्रकोप से हाथी पांव नामक रोग भी हो जाता है। किसी की वाणी से प्रभावित होकर बड़े बड़े कंजूस भी उदार हृदय वाले बन जाते हैं और परिश्रम से अर्जित अपनी संपत्ति परोपकार के लिए अर्पित कर देते हैं। इसके विपरीत कटुवाणी के प्रभाव से उदार हृदय व्यक्ति भी अपने साधनों को समेट लेता है। युद्ध क्षेत्र में चारणों की ओजपूर्ण वाणी सुनकर कायरों में भी वीरता का संचार हो जाता है, और यदि बात लग जाए तो युद्ध चाहने वाला व्यक्ति भी शांति प्रिय बन जाता है। बात के प्रभाव से बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने लगता है, और बात ही की शक्ति द्वारा सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी दुष्टों जैसा व्यवहार करने लगता है। तो ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न है गद्यांश का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लाखों कोश का समाचार कौन बतला सकता है, तो लाखों कोश का समाचार हमें समाचार किसके द्वारा, बात के द्वारा जानकारी मिल सकती है। कैसे लिखना है आप सभी को इसका उत्तर, लाखों कोश का समाचार बात बतला सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बातहि हाथी पाइये बातहि हाथी पाव का आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, इसका जो है उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो चलिए, बातहि हाथी पाइये बातहि हाथी पाव का आशय है कि अच्छी बात से पुरस्कार स्वरूप हाथी की प्राप्ति होती है और बुरी बात पर हाथी के पांव के नीचे कुचला जा सकता है। चलिए अगला गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ का है, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैश्यों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और ना कर दें उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ता बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। पहला है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देंगे इस तरह से और इस तरह से डैश डैश कर देंगे। लास्ट के शब्द क्या हैं, असर ना हो। अब इसका संदर्भ कैसे लिखना है मैंने आपको पहले ही बताया है पहले गद्यांश के अंतर्गत। चलिए एक बार और आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है इस गद्यांश में आप देखेंगे, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैश्यों का साध्य नहीं है।
बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। ये रेखांकित अंश है। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, कैसे लिखना है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या। मेरे प्यारे बच्चों, विद्वानों की बात का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है। साथ ही साथ दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली बात भी गढ़ कर कह देना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है। संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों एवं कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को समझने और समझाने में बीत जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बालकों को बातें कैसी होती हैं, यानी बालकों की बातें कैसी होती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बालकों की बातें सुंदर, रमणियों की मीठी, प्यारी प्यारी होती हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर ध्यान देना, इस अवतरण में पाषाण खंड से क्या आशय है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की प्यारी मीठी बातें, कवियों की रसीली बातें जिनके हृदय को प्रभावित ना करें उन्हें पाषाण खंड कहते हैं। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है इस गद्यांश का, विद्वानों और कवियों का जीवन कैसे बीतता है। तो विद्वानों और कवियों का जीवन कैसे बीतता है, समझाने और समझने और समझाने में। यहाँ पर ध्यान देना, विद्वानों एवं कवियों का जीवन बात ही को समझने समझाने में व्यतीत हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला गद्यांश और अंतिम गद्यांश है इस पाठ का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये गद्यांश। कह रहा है, मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता के वश में हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्योपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, न कि पापी पेट के लिए। चलिए इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे गद्यांश के शुरुआत के शब्द और इसके बाद गद्यांश के लास्ट के शब्द, कुछ इस तरह से। फिर संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ आपको लिखना कैसे है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संदर्भ आपको लिखना है कुछ इस तरह से। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ये संदर्भ हो गया। अब है दूसरा प्रश्न गद्यांश का, कह रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है इस गद्यांश में, यद्यपि कभी कभी अवसर पढ़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्योपकार यानी जात का उपकार करने के लिए, देश का उद्धार करने के लिए, प्रेम प्रचार आदि के समय बात का जो है परिवर्तित किया जा सकता है, ना कि पापी पेट के लिए। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखना है। मिश्र जी कहते हैं कि किसी महान उद्देश्य की साधना या समय आने पर बात के रंग ढंग या कहने का तरीका बदल लेने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। ऐसा मानव जाति की भलाई के समय, देशोद्धार के समय और प्रेम प्रसंग में ही करना चाहिए। अर्थात यदि बात बदलने से मानव जाति की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा है, तो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश का अगला प्रश्न है, लेखक ने किसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को, यदि बात बदलने से मानव जात की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा है, तो कोई नियम विरुद्ध कार्य
नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अगला है प्रश्न यहाँ पर, मर्द की जबान के चलते फिरते रहने से क्या तात्पर्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? मर्द की जबान के चलते फिरते रहना का तात्पर्य है स्वार्थवश बात बदलने में विलंब ना लगना है। चलिए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अंतिम प्रश्न है गद्यांश का। बात के ढंग का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना किस प्रकार नीति विरुद्ध नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जाति आकार और देशोद्धार के लिए अवसर पड़ने पर बात के कुछ रंग ढंग को परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा इस यानी बात पाठ जो कि प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा है, इसके अंतर्गत जितने भी गद्यांश हैं सभी गद्यांशों को मैंने हल करा दिया है। इनके जो भी प्रश्न हैं और आपने नोट्स के जरिए देखा होगा पूरे कंप्लीट वीडियो को, तो इसी तरह से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चैनल के साथ बने रहें और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।